हाँ, तो भैया अभी ये आपने जो मतलब अनुभव जो सहअस्तित्व में होना और रहना, फिर उसके बाद आपने एक पूरा चार्ट लिया था, जी तो उसमें आपने कुछ टर्म्स यूज किए थे। एक तो प्रतिभा, प्रतिभा संबंध, मतलब जैसे ज्ञान विवेक विज्ञान, फिर परिवार में जीना, फिर समाज में जीना, राष्ट्र अंतरराष्ट्र, पूरा कैसे वो चार्ट बनेगा उसके रेफरेंस में आपने वो पूरा लिया था। जी जी। तो उसमें प्रतिभा संबंध विवेक और जीना परिवार में उसमें आपने लिखवाया, तो वो क्या होता, मतलब उसका मतलब क्या होता है प्रतिभा मतलब? प्रतिभा मतलब ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता। ज्ञान विवेक और विज्ञान संपन्नता, जी। उसको प्रतिभा संबंध, ठीक है। ठीक है। और फिर इसको, ये जो आपने ये जो चार टर्म यूज किए तो उसको थोड़ा फिर से मतलब बताइए ना। प्रभुता, प्रभुत्वता, संप्रभुता और फिर स्वराज्य क्या प्रमाण, मतलब प्रभु सत्ता। जी जी। ये वाला चार्ट था ना? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड ना। नहीं, ये जो चार अपना जो ये वाला है ना, वो अलग चार्ट है भैया। जी। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, तो उसका मैं ऐसा है तो फोटो भेज देता हूँ। रुको एक बार, मैं इसमें दर्शन की मेरे मोबाइल से फोटो भेज देता हूँ, ये वाला चार्ट। हालांकि इसमें भी वो टर्म्स तो है ही, लेकिन ये चार्ट में भी पॉइंट्स तो थे ही जो डिस्कस करना है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये वाला चार्ट था, ये जो अभी हाँ, अभी जो डिस्प्ले आपने, हो रहा है। हाँ अभी जो डिस्प्ले हो रहा है ये। हाँ करेक्ट। हाँ। तो इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो समझने का है, नीचे वाला हिस्सा जो है जीने का है। यदि आप लेफ्ट साइड में एरो को देखेंगे तो वहां लिखा है समझना। हाँ ठीक है। कर्सर दिख रहा है ना मेरे? हाँ दिख रहा है, नहीं कर्सर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये समझना दिखा लिख रहा है। हाँ। हाँ। और नीचे जीना है। राइट साइड पे है ना जीना भैया? हाँ, राइट साइड पे नीचे। हाँ। राइट साइड होगा ना कि लेफ्ट साइड होगा? नहीं नहीं, मतलब अनुभव विचार व्यवहार और व्यवसाय, चार चीजें लिखी हुई है। नहीं नहीं, फिर ये चार्ट शेयर नहीं हुआ। ये वाला चार्ट। हाँ, मैंने जो फोटो भेजा ये वाला है। जी जी। हाँ इसमें ऊपर वाला हिस्सा जो है वो समझने का है और नीचे वाला हिस्सा जीने का है। तो हाँ जिसको अपन समझना कह रहे हैं वो ज्ञान विवेक और विज्ञान है, जो बीच का ट्रायंगल है। और समझने का मतलब है जानना मानना, इसको कह रहे हैं। और जिसको अपन विवेक कहते हैं वो सीखने की चीज है, और विज्ञान जो है करने की चीज है, ऐसा है। तो समझना, सीखना और करना, इस प्रकार से तीनों को मिला के कह रहे हैं जानना। और जो जाना हुए को मानना, हमने जो जाना है उसको मानना।
तो इतना इतना जो हिस्सा है इसको मिला के कह रहे हैं कि ये समझने का क्षेत्र है। और समझने के क्षेत्र के लिए दो प्रकार के अभ्यास हैं, विचाराभ्यास है और चिंतनाभ्यास है। तो सबसे ऊपर लिखा है सहअस्तित्व में अनुभव, यानी सत्ता में संप्रक्त प्रकृति सहअस्तित्व में उसका अवलोकन। अवलोकन करने में हमको जो चीज समझ में आती है वो ज्ञान और विवेक और विज्ञान है। तो ज्ञान स्वयं में समझ में आता है और विवेक और विज्ञान जो है वो, विवेक समझ में आता है व्यवहार आयाम में और विज्ञान समझ में आता है व्यवसाय आयाम। तो इसलिए विवेक के नीचे लिखा है व्यवहार की समझ और विज्ञान के नीचे लिखा है व्यवसाय की समझ। यदि इतना हो जाता है तो इसको कह रहे हैं कि समाधान है। समाधान है यानी क्या और क्यों, क्यों और कैसे के उत्तर हमको स्पष्ट हो गए। और विवेक से लक्ष्य की स्पष्टता होती है और विज्ञान से दिशा की स्पष्टता होती है। तो इसमें और जब विवेक ये को भैया सीखना कह रहे हैं, तो मतलब समझ में नहीं आया कि विवेक को क्यों सीखना कह रहे हैं। ज्ञान समझना वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है। विज्ञान जो हाँ, होता है वो मतलब व्यवसाय और व्यवस्था के लिए होता है, तो उसमें भी करना समझ में आ रहा है। तो ये विवेक को सीखना कैसे मतलब लिख रहे हैं हम लोग। व्यवहार को सीखना होता है, मूल्य निर्वाह करने की जो प्रक्रिया है, जो व्यवहार निर्वाह करना है वो सीखना, उसके लिए बाबा जी ने सीखना शब्द का उपयोग किया है। समझना स्वयं में होता है, सीखना परस्परता में होता है। तो भैया ये सीखना वो व्यवहार के अर्थ में है क्या? वो मैं व्यवहार तो के है। हाँ, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सीखना, करना, सिखाना, तो उस वो कुछ दिमाग में बैठ गया है, तो ऐसा नहीं है। सीखना, करना, सिखाना एक है ना? नहीं, सीखना सिखाना, करना कराना, समझना समझाना। ओके। हम जो समझे हुए उसको समझाना, जो हम्म। सीखे हुए उसको सिखाना। तो जो सीखा हुआ है उसको कह रहे हैं व्यवहार। व्यवहार में निपुण हो जाना या व्यवहार ओके, कुशलता आ जाना, उसको सीखना कह रहे हैं। और वो करने का संदर्भ में है। मतलब है कि स्किलफुलनेस आ जाना हमारे अंदर। राइट। तो जो हमको स्किल आता है वो हम दूसरे को करा सकते हैं ना, उसको करना कराना बोल रहे हैं। और जो समझने की बात है तो वो ज्ञान की बात है। वो ज्ञान की बात है। हम समझ गए हैं तो उसको समझा सकते हैं। व्यवहार सीख गए हैं तो व्यवहार सिखा सकते हैं। स्किल सीख गए हैं, स्किल आ गई है हमको तो हम, यानी करना आ गया है तो हम करा सकते हैं ऐसा। तो इसलिए राइट, राइट। समझना समझाना, सीखना सिखाना है। हम्म। अभी ये जो एरो बना है ना जिसमें समझना सीखना करना लिखा है, ऐसा ही एक एरो नीचे बना हुआ है जिसमें समझाना सिखाना और कराना लिखा हुआ है। राइट। तो ये जो भी कुछ हमने समझ लिया है, सीख लिया है, और जो करने से संबंधित समझ हमको आ गई, इसी को कह रहे हैं कि ये समाधान है। समाधान का मतलब है कि व्यवहार संबंधी क्या क्या और क्यों और कैसे के उत्तर हमको पता है, और विज्ञान संबंधी क्यों कैसे के उत्तर हमको पता है, इसको समाधान कह रहे हैं। और ज्ञान हमको पता ही है, सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को हमने समझ लिया है। तो इसलिए राइट। अस्तित्व से संबंधित कोई भी प्रश्न है उसके क्यों और कैसे का उत्तर पता है। व्यवहार संबंधी जो समस्याएं हैं उनके क्यों और कैसे के उत्तर पता है, और विज्ञान संबंधी जो भी नियम प्रक्रियाएं आदि हैं उनकी भी क्यों और कैसे का उत्तर पता है। इसको कह रहे हैं कि समाधान संपन्नता। अब इसमें ये लिखा है कि विवेक से लक्ष्य की स्पष्टता होती है और विज्ञान से दिशा की स्पष्टता होती है। तो लक्ष्य की स्पष्टता क्या है कि हम, हमारा जो लक्ष्य है वो अखंड समाज है। तो जब हम व्यवहार पूर्वक जीने जाते हैं तो परिवार रचना क्रम उसको बोला है बाबा जी ने। समाज रचना क्रम भी बोल सकते हैं या परिवार रचना क्रम भी बोल सकते हैं। तो परिवार से समाज और समाज से विश्व समाज, इस तरीके से अखंड समाज तक हम लोग पहुंचते हैं। और जो दिशा, दिशा की स्पष्टता, दिशा क्या है तो सर्वतोमुखी समाधान है, जिसको हम लोग सर्वतोमुखी समाधान भी कह रहे हैं, और जो नैसर्गिक संबंध में भागीदारी के रूप में विश्व व्यवस्था भी इसी को बोल रहे हैं।
तो दिशा है अखंड समाज के बाद सार्वभौम व्यवस्था हमारी दिशा है, और जो लक्ष्य है वो अखंड समाज है। तो विवेक पूर्वक जब हम एक दूसरे के साथ संबंध निर्वाह पूर्वक जीते हैं तो परिवार से समाज और समाज से अखंड समाज तक का रास्ता हमको स्पष्ट होता है। अखंड समाज बनने के बाद जब हम नैसर्गिक संबंधों में जीते हैं तब सार्वभौम व्यवस्था स्पष्ट होती है। तो इसमें ये जो भी कुछ हमने समझा है, जिसको हम समझने का डोमेन कह रहे हैं, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि अनुभव और विचार, इन दोनों के ये दो आयाम को मिला के हम कह रहे हैं कि ये समझने का डोमेन है। व्यवहार और व्यवसाय जो है वो जीने का डोमेन है, जीने के आयाम है व्यवहार और व्यवसाय। तो जो समझा हुआ है वो प्रमाणित कहाँ होगा? वो परिवार में प्रमाणित होता है, सबसे पहले परिवार में प्रमाणित होता है। तो समाधान यानी जो समझ है, सह अस्तित्व की समझ है, वो परिवार में प्रमाणित होती है। विवेक की जो समझ है वो परिवार में प्रमाणित होती है संबंध निर्वाह के रूप में। विज्ञान की समझ जो है परिवार में प्रमाणित होती है कि कोई भी परिवार में जो भी स्किल होता है उसमें निपुणता आ जाती है। उस रूप में ज्ञान, विवेक और विज्ञान तीनों प्रमाणित होता है परिवार में। तो जब परिवार में सभी लोग जो हैं ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्न होते हैं तो ऐसे परिवार में समाधान समृद्धि का प्रमाण आता है। अब ये जो इसमें ये ऊपर क्वेश्चन था एक कि इसको अगर मैं समझो कि ज्ञान, विवेक और विज्ञान की जब बात करते हैं तो अल्टीमेटली ज्ञान मतलब कि स्वयं के अंदर समझना, और व्यवहार की, विवेक की जब बात कर रहे हैं तो व्यवहार मतलब जो परस्परता में मानव मानव के बीच में जो संबंध है उसकी समझ जी, उसको विवेक कह रहे हैं, और मानव प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसको विज्ञान कह रहे हैं। जी, ठीक है। तो अभी समझो कि जैसे वो दूसरा वाला चार्ट भी उस दिन आपने जो बताया था और अभी आपने पहले जो शेयर किया था उसके कनेक्शन की अगर थोड़ा बात करें, ये नहीं, ये नहीं, आगे वाला ये अच्छा, नहीं, ये अरे ये मतलब आगे वाला कर दो पहले। हाँ, ये जो अभी आपने पहले उससे पहले शेयर किया था ना, अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय वाला। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें मतलब अगर और ये चार्ट और उस चार्ट का अगर थोड़ा कनेक्शन करने की कोशिश करूं तो जब हम व्यवहार की बात कर रहे हैं तो वो विवेक वहां पर कनेक्ट हो रहा है, जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो व्यवसाय वहां पर कनेक्ट हो रहा है। जी जी जी, लेकिन अनुभव और जो विचार है तो आपने कहा कि वो दोनों वो समझने ज्ञान के है, डोमेन है, वो ज्ञान के डोमेन है। वो ज्ञान के तो द्वारा। तो ये जो विचार अभ्यास और चिंतना अभ्यास है, तो जी, अनुभव और चिंतना अभ्यास में मतलब क्या फर्क, मतलब कैसे आप, ये चिंतना अभ्यास क्या होता है मतलब एग्जैक्टली? मनन जिसको कह रहे हैं वो चिंतनाभ्यास, और तो तुलन विश्लेषण जो विश्लेषण कह रहे हैं वो विचाराभ्यास। मतलब जैसे तार्किक लेवल पे स्पष्ट हो जाना, तार्किक लेवल पे स्पष्ट हो जाना वो विचार अभ्यास है। विचाराभ्यास, और उसके ऊपर की जो मतलब क्रिया आती है, फिर जब चित्त की बात आती है तो उसमें जो साक्षात्कार की जब बात आती है तो वो प्रैक्टिकली हम लोग जी, वो मतलब उस स्टेज में फिर तर्क तर्क नहीं लगता है, फिर वो अस्तित्व में वो जो सत्यानुभूति हम लोग जो बात करते हैं उसकी बात आ रही है फिर चिंतनाभ्यास में। बिल्कुल बिल्कुल। और सरल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो क्रिया है उसका विश्लेषण होता है, और जो क्रिया शून्यता होती है उसका चिंतनाभ्यास होता है, उसका चिंतन होता है। मतलब जो स्थिति वाचक संज्ञाएं हैं हम्म। वो चिंतन में ही स्पष्ट होती हैं, और जो जैसे क्रिया विश्वास। से संबंधित जो वास्तविकताएं हैं वो विश्लेषण से स्पष्ट होती हैं। विचार जो है विश्लेषण क्रिया है। जैसे न्याय है, धर्म है, विश्वास है, सम्मान है, ये सब चिंतनाभ्यास पूर्वक स्पष्ट होता है। और जो भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाएं हैं वो विश्लेषण पूर्वक स्पष्ट होती है, जिसको हम लोग कह रहे हैं दर्शन और अनुभव। दर्शन विश्लेषण पूर्वक स्पष्ट होता है, अनुभव अनुभव जो है चिंतनाभ्यास पूर्वक स्पष्ट होता है। अनुभव जो है वो भाषाभास प्रतीति अनुभूति के रूप में रहता है। अनुभव का भास होता है, अनुभव का
आभास होता है, अनुभव की प्रतीति होती है, फिर अनुभव की अनुभूति होती है। अनुभव की अनुभूति ही अनुभव की निरंतरता के रूप में अनुभव है ना, अनुभूति की निरंतरता के रूप में अनुभव। तो इसलिए जब चिंतनाभ्यास कह रहे हैं तब स्थितिवाचक जो वास्तविकताएं हैं उनके लिए चिंतनाभ्यास शब्द का प्रयोग है। और जो दर्शन संबंधी जो भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया संसार है, क्रिया संसार विश्लेषण पूर्वक स्पष्ट होता है, वो विचाराभ्यास पूर्वक। तो दर्शन और अनुभूति दोनों ही आयाम हैं, मतलब समझने के लिए। दर्शन से विचाराभ्यास पूर्वक दर्शन ज्ञान होता है और चिंतनाभ्यास पूर्वक अनुभव ज्ञान होता है, ऐसा। तो जैसे भैया अभी अगर उसको थोड़ा एक एग्जांपल से कनेक्ट करने की ट्राई करूँ, तो विश्वास जो है हमने मूल्य को व्यापक वस्तु से कनेक्ट किया जी तो जैसे विश्वास का भास आभास होता है, जी तो ये कह सकते हैं कि विश्वास को समझना मतलब वो चिंतना अभ्यास की वस्तु, चिंतनाभ्यास है वो। जी चिंतना अभ्यास है। मतलब मूल्य समझना वो चिंतन में ही हो सकता है, चिंतना अभ्यास में। जी, क्रिया समझना जो है विचाराभ्यास। क्रिया समझना विचार अभ्यास है, ठीक है। तो हम लोग तीन प्रकार की क्रिया की बात कर रहे हैं। एक तो भौतिक रासायनिक क्रिया, वो तो विचार अभ्यास ही है कि वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसका मतलब थोड़ा मतलब जैसे विश्लेषण करेंगे तो। लेकिन जब जीवन क्रिया की बात हो रही है तब तो भी वो ये, विचाराभ्यास है। हाँ, तो ये सभी जीवन क्रिया के अंदर हो रहे हैं, ऐसा है। मतलब एक तो जी ये विचार अभ्यास और चिंतन अभ्यास दोनों ही बात करें तो वो जीवन क्रिया के अंदर हो रहे हैं, इसीलिए हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्थिति गति दर्शन बोलते हैं ना, स्थिति और हाँ, गति। हाँ। स्थिति दर्शन मतलब जैसे चिंतना अभ्यास की, और गति दर्शन हाँ, मतलब विचार अभ्यास हो गया, सिंपल बोल विचाराभ्यास दो थोड़ा। हाँ, ठीक बहुत है, बढ़िया है। ठीक है। और तो स्थिति ज्ञान मतलब, स्थिति जब मतलब किसी अपन और। हाँ, बोलो। सह अस्तित्व के रूप में स्पष्ट हो गया वो ज्ञान है। सह सह अस्तित्व जब मानव परस्परता में स्पष्ट हो गया वो विवेक है। और सह अस्तित्व जब मानव प्रकृति परस्परता में हो गया उसका विज्ञान नाम। सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में स्पष्ट हुआ वो ज्ञान है। मानव की परस्परता में वो विवेक है, और मानव प्रकृति की परस्परता में विज्ञान है, जो आपने भी अभी यही कहा था ना। और ये जो टर्म्स है भैया, समझना, सीखना और करना, वो तो मतलब जैसे बाबा जी ने वो टर्म्स यूज कर लिए हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा में जब हम सीखने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एटलीस्ट गुजराती में तो हमारे दिमाग में यही आता है कि स्किल सिखाना। हाँ, स्किल सिखाने को बोलते। हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन मेन तो इम्पोर्टेंट यही पार्ट है, ज्ञान विवेक विज्ञान की पूर्ण मतलब समझ। जैसे किसी को खेती करना आता है तो खेती करना सिखा सकता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं, मतलब वो विज्ञान के हाँ, क्षेत्र में आता है फिर। तो वो करना कराना हो गया है। हाँ, करना कराना। वो करना कराना हो गया यहाँ पर तो फिर। जब हम लोग कोई भी व्यवसाय करते हैं ना, व्यवसाय क्रिया करते हैं, तो व्यवसाय क्रिया में विवेक का क्रिया शामिल रहती है, क्योंकि क्योंकि जो विज्ञान है उसमें विवेक शामिल रहता है। हम्म, क्योंकि कोई भी जो उत्पादन है ना वो परस्परता में ही होता है। हम्म, तो इसलिए मानव का परस्परता बना ही रहता है, प्रकृति की परस्परता और उसमें जुड़ जाती है। इसलिए करने में सीखना शामिल रहता है, सीखने में समझना शामिल रहता है। तो समझी हुई बात जब सीखने में आती है तो उसमें समझना सीखना होता है, और करने में आती है तो उसमें समझना सीखना और करना तीनों रहता है, ऐसा है। इसलिए विज्ञान में तीनों चीजें शामिल रहती हैं। विज्ञान में विवेक शामिल रहता है और विवेक में ज्ञान शामिल रहता ये है। और आपने इसीलिए अभी हाँ, इसीलिए ज्ञान को प्रभुता बोलते हैं, विवेक को संप्रभुता बोलते हैं, और विज्ञान को प्रभु सत्ता बोलते हैं, ऐसा। ज्ञान को भैया क्यों प्रभुता बोलते हैं? मतलब प्रभुता शब्द का मतलब क्या होता है? प्रभुता का मतलब है जो स्वयं के अनुभव में आता है। प्रभुता का, हाँ। अब जगदीश का તમારો पॉइंट पहला पूरो करो પછી હું કહું તો।
जगदीश काका म्यूट छो। ठीक है, वो कहते हैं तब तक मैं, हाँ। तो प्रभुता मतलब जो स्वयं में समझ में आता है उसको प्रभुता कहते हैं। जो प्रभुता। स्वयं स्वयं में समझ में आता है वो प्रभुता है ना। ठीक है, तो इसीलिए उसको अनुभव। परस्परता में जो समझ में आता है वो संप्रभु, परस्परता में जीने में प्रमाणित होता है वो संप्रभुता है। मानव मतलब की व्यवहार। परस्पर मानव की परस्परता कहाँ पर है, तो परिवार में है। यानी जो मानव की परस्परता, सबसे पहले मानव संतान का जन्म होता है तो माता पिता की परस्परता में आता है ना। हाँ। और वहीं से उसमें विवेक का समझ आता है, यानी संबंधों में जीने की समझ आती है। फिर एक आयु के बाद वो परिवार में जो भी उत्पादन होता है उसमें वो भागीदारी करता है, वहां से विज्ञान की समझ आती है। विज्ञान की समझ को कर्माभ्यास पूर्वक और विवेक की समझ व्यवहाराभ्यास पूर्वक आती है। विवेक व्यवहाराभ्यास पूर्वक और विज्ञान कर्माभ्यास पूर्वक आती है। ठीक है भैया, आगे कंटिन्यू करिए आप। हाँ। तो परिवार में मैंने कहा कि जो समाधान है वो परिवार में प्रमाणित होता है। तो परिवार में समाधान का प्रमाण होता है, और जब समाधान पूर्वक सब परिवार के लोग जीते हैं तो परिवार में जो भी उत्पादन प्रणालियां होती हैं उसमें आवश्यकता से अधिक उत्पादन संभव होता है, जो समृद्धि का प्रमाण। तो जब ऐसा परिवार जो समाधान समृद्धि संपन्न हो जाता है, वही समझाना सिखाना और कराने की जगह पे आता है। तो जो समाज के साथ भागीदारी होती है वो 3 क्षेत्रों में ही होती है। एक समझाने के लिए, दूसरा सिखाने के क्षेत्र में, और तीसरा करने कराने के क्षेत्र में। सिखाने के क्षेत्र में जो होती है उसी को कह रहे हैं कि ये न्याय सुरक्षा है, और जिसको समझाना है वो शिक्षा संस्कार है, और जो करना कराना है वो उत्पादन विनिमय कार्य है, उसको कह रहे हैं करना कराना। तो इस प्रकार से परिवार जो है अपने समाधान को शिक्षा संस्कार विधि से प्रमाणित करता है या भागीदारी करता है, और अपनी समृद्धि को जो है वो करने कराने के क्षेत्र में भागीदारी करता है। तो परिवार अपनी समाधान और समृद्धि को समाज में यानी दूसरे परिवारों के साथ उसकी भागीदारी करता है। इसी को कह रहे हैं कि ये सदुपयोगता है या उपकार प्रवृत्ति है, जिसको अपन उपकार करना कहते हैं, ऐसा है। तो परिवार में समाधान समृद्धि का प्रमाण आता है, और जैसे ही समाज में भागीदारी होती है तो अभय का प्रमाण आता है। समाधान समृद्धि के बाद अभय का प्रमाण, और जब अखंड समाज तक सूत्रित हो जाते हैं उसके बाद जब हम नैसर्गिक व्यवस्था में भागीदारी करने लगते हैं तब से अस्तित्व का प्रमाण आता है। जिसको अपन अखंड समाज कह रहे हैं वो परिवारों की परस्परता में भागीदारी को अखंड समाज कहते हैं। अखंड समाज तक पहुंचना ही क्रियापूर्णता है, और अखंड समाज से आगे जब हम सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं वो आचरण पूर्णता है। आचरण पूर्णता को ही दिव्य मानवीयता कहते हैं, और क्रिया पूर्णता जो है वो मानवीयता है। मानवीयता का मतलब है निश्चित आचरण में जीना, लक्ष्य और प्रयोजन के अर्थ में जीना, ये क्रिया पूर्णता है, जिसको अपन मानवीयता भी कह रहे हैं। मानवीयता से देव मानवीयता, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता, इस तरीके से क्रियापूर्णता में मानवीयता और दिव्य देव मानवीयता है, और आचरण पूर्णता में दिव्य मानवीयता है, जिसको पूर्ण आचरण भी कहते हैं। ऐसा ये स्पष्ट हो रहा है चार्ट। तो ये जो समझना स्थिर हो जाता है तो हाँ उसको भैया, हो रहा स्थिरता कहते हैं, है। और जब जीने में प्रमाणित हो जाता है उसको निश्चितता कहते हैं। स्थिरता का मतलब होता है कि समाधान संपन्न हो गए, यानी स्थिरता आ गई। समाधान जीने में प्रमाणित हो गया, यानी निश्चित आचरण में हम जीने लगे, वो निश्चितता हो।
तो इसी को स्थिरता और निश्चितता शब्द कह रहे हैं, इसी को समझना और जीना कह रहे हैं। समझना यानी स्थिरता, जीना या निश्चित आचरण में जीना यानी निश्चितता। ये विधान अभ्यास क्या है भैया? विधान अभ्यास मतलब? विधानाभ्यास का मतलब होता है कि जब हम सभा विधि से कार्यक्रमों को सुनिश्चित करते हैं, वो विधानाभ्यास। जैसे परिवार समूह सभा बनती है ना, फिर परिवार समूह सभा से ग्राम सभा बनती है, 10 परिवार समूह मिलके एक ग्राम सभा को बनाते हैं। तो ग्राम सभा से परिवार समूह सभा और परिवार समूह सभा से परिवार सभा नियंत्रित होती है। इसी नियंत्रण क्रम को विधानाभ्यास बोलते हैं। तो ये विश्व परिवार तक बना रहता है। यानी सभा विधि से निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें पारंगत होने के लिए विधानाभ्यास। नहीं तो क्या होता है कि हम निर्णय व्यक्तिवादी तरीके से लेते हैं, या बहुमत के आधार पे लेते हैं, या इन्फ्लुएंस में लेते हैं, या दबाव में लेते हैं, है ना। तो सभा विधि से निर्णय लेने के लिए अभ्यास की जरूरत लगती है। ये स्पष्ट हो रहा है ना विधानाभ्यास? हाँ भैया, वो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इसको मैं अभी थोड़ा प्रैक्टिकल इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे समझो कि आज हम लोग अब परिवार में जी रहे हैं, ठीक है? तो इसमें तो मतलब ऐसा अभी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी तो अपने स्वयं पे के अंदर ही मतलब कितना काम करना है, कितना काम करना है, मतलब जैसे अभी ज्ञान जो ऊपर का जो समझना पार्ट है वही अभी तो इसी पे स्पष्ट काम हो रहा लगा है हुआ। स्वयं के हाँ, अंदर। हाँ, तो जब हम फिर वो जीने की बात करेंगे तो मतलब अभी जैसे जीने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जीना फिर कितना प्रैक्टिकल लाइफ में कितना फिर हो पाएगा, वो अभी क्वेश्चन मार्क लग रहा है मुझे, मतलब रियलिटी में अगर बात करेंगे तो। हाँ, वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि समझ पूरी नहीं हुई है, या हमने जो समझा है अभी उसको स्वीकार नहीं किया है, हम्म। यानी माना नहीं है, मानने की घटना नहीं हुई। अभी केवल तर्क चल रहा है और हाँ, अभी तो कंपैरिजन चल रहा है। अभी तर्क ही चल रहा है वैसे देखा जाए तो। हम्म। तो जीना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभ्यास शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने लगे। जैसे परस्परता में संवाद बढ़ गया है, संबंधों पे ध्यान देने लगे। इतना तो शुरू हो ही जाता है ना। हाँ, इतना शुरू हो चुका है, बराबर है। ये शुरू होना, इसी का नाम व्यवहार का अभ्यास होना, व्यवहार अभ्यास। व्यवहार जितना जितना सुगम होता जाएगा, उतना उतना गति होगी, जीने में गति बनेगी। उसी प्रकार से यदि परिवार मूलक विधि से यदि हम लोग जी रहे हैं और परिवार में कोई व्यवसाय होता है, उसमें धीरे धीरे पारंगतता आती जाती है। और यदि परिवार में सभी लोग पारंगत होते हैं तो उत्पादन सहज हो जाता है। और यदि जन्म से ही रहता है तो और सहज हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कोई एक प्रकार का खेती का काम होता है सपोज, और उस परिवार के बच्चे छोटी उम्र से ही खेती में लगे रहते हैं, तो 14 साल की उम्र तक वो पारंगत हो जाते हैं खेती के मामले में। और अभी हमारी शिक्षा में क्या हो रहा है कि बच्चे कुछ सीखते ही नहीं, करने वाला पोर्शन कुछ नहीं आता, स्किलफुलनेस नहीं रहती, डिग्री रहती है बस उनके पास, स्किल नहीं रहती। तो ये जो भैया अभी बीच में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कनेक्ट किया था ना, कि जैसे जो विश्वास जो होता है वो अल्टीमेटली व्यापक की ही अनुभूति है, मतलब अनुभूति इन द सेंस कि जब वो निरंतर व्यापक हो की जाता नहीं है, है। व्यापक में अनुभूति है। व्यापक में अनुभूति है। हाँ, व्यापक की अनुभूति तो विवेक और विज्ञान में होती है। ज्ञान में व्यापक में अनुभूति होती है, मतलब हम अपने को सह अस्तित्व में देखते हैं।
अपना होना जो है सह अस्तित्व में देखते हैं, और जब हम अपना रहना सह अस्तित्व में देखते हैं तब वो व्यापक की अनुभूति है, जिसको विवेक और विज्ञान कहते हैं। अपना होना देखते हैं तब वो ज्ञान है, जिसमें हमको पता लगता है कि सत्ता में संप्रज्ञ जड़ चैतन्य प्रकृति जो है सह अस्तित्व है, और यही परम संबंध है। तो मैं व्यापक के साथ परम संबंध में हूं, इस बात की स्वीकृति। अब ये जो व्यापक के साथ सह अस्तित्व में, यानी पूरा व्यापक के साथ जो सह अस्तित्व है, उसी का प्रकटन प्रकाशन मानव परंपरा है। तो जब इसी परम संबंध को मानव संबंध में देखते हैं तब वो विवेक है, और जब सर्व मानव को प्रकृति के साथ अविभाज्यता में देखते हैं तब वो विज्ञान है, जिसको अपन सर्वतोमुखी समाधान। नहीं तो भैया, अभी जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि व्यापक में अनुभूति, व्यापक में अनुभूति यानी स्वयं में हम जब व्यापक अपने होने को, यानी स्वयं के होने को जब हम व्यापक की संपृक्तता में देख पाते, हाँ, यानी विश्वास की संपृक्तता में जब हम सभी क्रियाकलापों को देखते, प्रेम की संपृक्तता में जब हम सभी क्रियाकलापों को देख लेते, या नियम की संपृक्तता में, न्याय की संपृक्तता में, धर्म की संपृक्तता में, सत्य की संपृक्तता में, भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाओं को देख लेते, मतलब भैया ये संपृक्तता मतलब क्या होता है? यानी उसी में डूबे भीगे गिरे हैं, यानी अविभाज्य वर्तमानता में, नित्यता में, नित्यता में, अविभाज्यता में। तो और थोड़ा इसको भैया कनेक्ट करना है मेरे को, कि जैसे हम लोग विश्वास की संपृक्तता की बात कर रहे हैं, प्रेम की संपृक्तता में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे विश्वास में डूबे भीगे गिरे रहने की हम लोग बात कर रहे हैं, जी। तो मतलब अब जैसे परिवार में देखिए, कोई भी संबंध प्रेम और विश्वास विहीन नहीं होता है ना। माता पिता पुत्र पुत्री में प्रेम रहता, विश्वास रहता है ना। भाई बहनों में विश्वास रहता, तो विश्वास सभी संबंधों में रहता। विश्वास ना हो और संबंध हो ऐसा सिद्ध नहीं होता है ना। तो इसलिए सारे संबंध विश्वास के साथ ही हैं, यानी विश्वास की संपृक्तता में है, विश्वास की निरंतरता में ऐसा। तो इसका मतलब हम सभी संबंधों को, सभी संबंधों में अपने होने को पहचानते। मेरा अपना होना संबंधों, मेरा अपना होना मेरे पिता के साथ है, मेरा अपना होना मेरी बहन भाई के साथ है, मेरा अपना होना मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ है ना। और आगे जाएंगे तो मित्रों के साथ है, और आगे गुरु के साथ है, साथी सहयोगी के साथ है। तो मैं अपने को, यानी अपने अपने रहने को, संबंध में अपने रहने को सभी संबंधों की संपृक्तता में, उनकी अविभाज्यता में पहचानता हूँ। इसका नाम है विवेक, जिसको अपन कह रहे हैं व्यवहार को समझना, संबंध को समझना, या संबंध की समझ, व्यवहार की समझ, यानी संबंधों की संपृक्तता में अपने रहने को पहचान। होने को पहचानना तो ज्ञान हो गया, वो अनुभूति में हो गया, वो स्वयं में हो गया। अब हम मानव रूप में हैं, तो मानव रूप में मेरा जन्म माता पिता के साथ है, तो माता पिता संबंध की स्थिरता है, निश्चितता है। और तो सभी संबंधों में जो स्थिरता है उसी का नाम विश्वास है। अविश्वास में संबंध की अस्थिरता है। फिर विश्वास से लेके 9 मूल्यों की निरंतरता जो है हर संबंध निर्वाह में बनी रहती है। अब भैया और मतलब मेरे को एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि अनुभव व्यापक में होता है, व्यापक में,
यानी मैं अपना होना अपना व्यापक होना, के अस्तित्व में पहचानता हूँ। हाँ, अपना होना व्यापक के और अपने सह अस्तित्व में पहचानता हूँ, ठीक है। तो अनुभव वो मेरे अंदर होने वाली क्रिया है, स्वयं में होने वाली स्वयं क्रिया। में होने वाली क्रिया है। अभी जैसे हम लोग बाकी सब जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं, तो अनुभव हो गया, ये फिर मतलब क्या बोलते हैं, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की जो 10 क्रिया है, तो वो 10 क्रिया को पहचानते हैं हम लोग। फिर उसके अलावा अगर हम लोग सारा भौतिक या तो फिर जो इकाई के साथ जुड़ा हुआ क्रियाकलाप है उसको भी पहचानते हैं, और वो एकदम स्पष्ट मतलब दिखता भी है, ठीक है। लेकिन जब हम विश्वास की बात करते हैं, तो जैसे विश्वास कोई जीवन की क्रिया नहीं है, एक चीज, और कोई इकाई भी नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं मतलब जैसे विश्वास का भास आभास और प्रतीति अनुभूति जब होती है, तो मतलब व्यापक को एक तरीके से पहचानना विश्वास है, व्यापक को दूसरी तरीके से पहचानना मतलब व्यापक को पहचानना मतलब व्यापक में जो अनुभूति है वो दूसरी तरीके से प्रेम के रेफरेंस में होती है, फिर स्नेह के रेफरेंस में। तो वो क्या मैं उसको सही कनेक्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल सही। मतलब जैसे सारे जो मूल्य है जो पहले आपने, अभी जैसे पहले ये क्या बोलते हैं शिविर हम लोग जब किए थे, तो आपने उसमें ये कनेक्ट किया था कि मूल्य को इसके साथ व्यापक के साथ, लेकिन आज फिर कंफ्यूजन हो गया। तो जैसे मतलब विश्वास कोई वस्तु नहीं है, लेकिन व्यापक में अनुभूति ही है, एक वस्तु तो तरह। है ही, भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं। हाँ, जीवन भौतिक वस्तु रासायनिक नहीं। वस्तु नहीं है, लेकिन वस्तु तो है ही। जीवन वस्तु भी नहीं, वस्तु यानी वास्तविकता, वास्तविकता तो है ना। वास्तविकता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अलग अलग तरीके से व्यापक को पहचान रहा हूँ, बात इतना है। हाँ। और तो वो जब तो हम मेरे अंदर भास आभास के संबंध रूप को में रहता समझने ही है। जाते हैं, हाँ। संबंध को समझने जाते हैं, हम्म। तो पता लगता है कि संबंध निर्वाह में विश्वास से लेके प्रेम तक सभी मूल्य रहते हैं। किसी किसी संबंध में कोई कोई मूल्य प्राथमिक होता है, कोई कोई मूल्य गौण रहता है, हम्म। हम्म। लेकिन मूल्य विहीन कोई संबंध नहीं होता। जैसे माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में विश्वास तो रहता ही है, स्नेह भी रहता है ना, और प्रेम भी रहता है, ममता और वात्सल्य भी रहता है, प्राथमिकता से माता पिता और बच्चों के बीच में, है ना। तो माता में ममता प्रधान रहती है, पिता में वात्सल्य प्रधान रहता है, बच्चों में कृतज्ञता गौरवता प्रधान रहती है। लेकिन विश्वास तो रहता ही है, स्नेह भी रहता है, प्रेम भी रहता है माता पिता के साथ। तो इसका मतलब है कि मेरा, जब मैं अपने को संबंध के रूप में देखता हूं, तो मूल्यों के साथ ही देखना होता है, और यही संपृक्तता है जिसको अपन कह रहे हैं कि जो मानव की मानव मानव के सह अस्तित्व में अपने रहने को पहचान पाना। भैया मैं ये जो सेंटेंस कह रहा हूँ ये सही है कि नहीं, जरा आप मेरे को बताना। कि जैसे विश्वास की अनुभूति होती है और संबंधों की पहचान होती है, तो ये हम लोग दो अलग अलग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संबंधों की जो पहचान रहती है वो जीवन के अंदर स्वीकृति के रूप में रहती है, जी। और जो और वो विश्वास होता है। स्वीकृति, स्वीकृति का आधार जो है वो परम संबंध है। हम्म। संबंध विहीन मानव नहीं है, किस अर्थ में है। तो हम्म। संबंध पहचाना हुआ नहीं रहता है, लेकिन संबंध तो रहता ही है। होने के अर्थ में संबंध रहता है, रहने के अर्थ में पहचाना नहीं होता। ठीक है। और जब हम लोग विश्वास की बात कर रहे हैं, तो विश्वास की तो जब भास आभास रहता है, तो मतलब विश्वास भी कभी कभी मतलब जैसे जब मैं मतलब विश्वास के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जब मैंने विश्वास को पहचाना तो उस वक्त के लिए विश्वास था, लेकिन फिर जब नहीं पहचाना तो अविश्वास हो गया। वो सही है सेंटेंस की गलत है? नहीं, गलत ध्यान है हट क्या? जाता है बस,
इसीलिए विश्वास शून्यता जैसी कोई स्थिति नहीं होती। हाँ, विश्वास शून्यता जैसी स्थिति नहीं है। तो जैसे विश्वास अपने अंदर, विश्वास की पहचान नहीं होती है, विश्वास की भास आभास प्रतीति अनुभूति होती है, लेकिन संबंध का भास आभास प्रतीति नहीं होता है। संबंध का या तो पहचान, मतलब संबंध रहता ही है, लेकिन या तो मैं पहचानता हूँ या तो नहीं पहचानता हूँ। हाँ, पहचानना नहीं होता है, लेकिन होना रहता है। पहचानने के साथ निर्वाह शुरू हो जाता है। जैसे हम संबंध को पहचानते, निर्वाह शुरू हो जाता है। जैसे हाँ, हम किसी मतलब जैसे हम के लोग साथ निर्वाह की बात कर रहे हैं, तो वो निर्वाह की बात कर रहे हैं, तो निर्वाह क्या हो रहा है अल्टीमेटली? तो मतलब जीवन के अंदर, जीवन क्रिया के अंदर ये क्या बोलते हैं, चिंतन, ये साक्षात्कार हो जाना कि ये संबंध और ये मूल्यों को अल्टीमेटली, जब हम लोग को ये संबंध की बात कर रहे हैं, माता पिता संबंध की, तो माता पिता संबंध में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मूल्यों है जो, जिसको प्राधान्य दिया जाता है कि भाई हाँ, मैं इस मूल्यों का निर्वाह करता हूँ, तो ये संबंध पहचाना हुआ है, इसका ये आचरण में दिखता है। ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे मूल्यों की तो मतलब भास आभास रहता है, और मतलब वो भास आभास वो व्यापक वस्तु में है। ठीक है। तो जैसे वो व्यापक वस्तु में है, तो जो संबंध जो होता है, संबंध की जो क्लैरिटी और संबंध का जो पहचान होता है, या संबंध का जो निर्वाह करने की जो विचार क्रिया, या तो फिर जो ये पूरा है, तो वो जीवन के अंदर होता है। मतलब मैं क्या कहाँ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि संबंध को पहचानना और निर्वाह करना, ये जो वस्तु है, और विश्वास, उसको मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। तो देखिए, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, इस सीक्वेंस में होता है। जानना मानने का मतलब है हमने संबंध को जान लिया है और उस संबंध को स्वीकार कर लिया है, मान लिया। जब संबंध जानना मानना पूरा हो गया, तो फिर पहचानना, निर्वाह करना होता है। पहचानना कहाँ होता है? तो परस्परता में होता है। तो परस्परता कहाँ पर है? परिवार में है। तो सबसे पहले संबंधों का पहचान परिवार में ही होता है ना? फिर इसके बाद समाज में होता है। ठीक है। और जैसे हम संबंध पहचानते हैं, तो निर्वाह करना शुरू हो जाता है। और पहचानते नहीं है तब भी संबंध तो रहता ही है। तो पहचानना आंशिक रूप में रहता ही है, निर्वाह करना भी आंशिक रूप में होता रहता है। तो इवन विश्वास का भी भैया ऐसा ही है कि विश्वास आंशिक रूप में रहता है, और फिर उसको निरंतर रूप आंशिक में। रूप में नहीं रहता है, भास रूप में रहता है। हाँ। क्रिया क्रिया शून्य है ना, इसलिए वो भास आभास प्रतीति के रूप में रहता है। और जब हम लोग ठीक है, हाँ। पहचानना, निर्वाह करना क्रिया है। हाँ, पहचानना निर्वाह करना क्रिया है, बराबर, ठीक है। तो वो कौन सी क्रिया है भैया, पहचानना मतलब? संबंधों साक्षात्कार को की। पहचानना, हाँ। संबंध को पहचानना, वो संबंध निर्वाह करना। यानी संबंध को पहचानना का मतलब क्या है कि जब संबंध अभ्युदय के अर्थ में, अखंड समाज के अर्थ में, इस रूप में पहचानना। यानी मेरा परिवार अखंड समाज के लिए है, परिवार समूह अखंड समाज के लिए, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए, इस रूप में पहचान। मैं संबंध पूर्वक हूँ, मैं संबंध के बिना नहीं हूँ, इस बात को पहचानना, यही सहअस्तित्व, सहज पहचान। यदि हम संबंध विहीन है तो कहेंगे व्यक्तिवाद है, जिसको कहेंगे व्यक्तिवादी जो लोग होते हैं, वो संबंध को स्वीकारते नहीं। तो वही भैया मेरा क्वेश्चन यही था कि संबंध की पहचान होती कहाँ पर है? मतलब जैसे जीवन की कौन सी क्रिया में संबंध की पहचान होती है? पहचान परस्परता में होती है। सारा पहचानना परस्परता में, स्वयं में जानना होता है, और जानी हुई बात को मानना भी स्वयं में ही होता है। पहचानना और निर्वाह करना दोनों क्रिया परस्परता में होती है।
अच्छा, तो हम लोग भैया जब ये कहते हैं कि मतलब अस्तित्व में तीन ही प्रकार की क्रियाएं हैं, तो जैसे एक तो ये वह कह रहे हैं कि भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। ठीक है, तो जीवन क्रिया में मतलब दो जीवन परस्परता में जो निर्वाह या तो फिर पहचान या तो निर्वाह कर रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं कि परस्परता में क्रिया हो रही है पहचानने की। ठीक है, तो वो मतलब वो अलग तरह की क्रिया है कि कैसे है? जीवन क्रिया है ना, जीवन क्रिया का ही पार्ट है, तो वो वही मैं ये सब जीवन क्रिया है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये सब जीवन क्रिया है। इसमें जानना मानना जीवन में होता है और पहचानना निर्वाह करना मानव के साथ होता है। यानी जीवन जब मानव रूप में रहता है, मानव के अंदर जो जीवन है, मानव शरीर के साथ जो जीवन है, उसी में पहचानना निर्वाह करना, उससे पहले जानना मानना रहता है। ठीक है यानी भैया। जीवन के पास यदि शरीर नहीं है तब भी उसमें जानना मानना कुछ रहता ही है। जानना संस्कार के रूप में रहता है, वो संस्कार की जो स्वीकृति रहती है वो मानने के रूप में रहती है। लेकिन पहचानना निर्वाह करना नहीं रहता है। पहचानना निर्वाह करना होता ही नहीं है क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर नहीं है, और पहचानना निर्वाह करना वो एज अ जीवन के रूप में नहीं है, वो जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। मतलब जैसे निर्वाह करना वो तो स्पष्ट होता है कि जैसे कार्य और व्यवहार की बात कर रहे हैं तो वो चयन की क्रिया है। ठीक है, चयन क्रिया में कार्य और व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार जब मानव मानव के बीच में होता है तो वो निर्वाह करने की बात कर रहे हैं, तो वो निर्वाह और पहचान वो अल्टीमेटली वो क्रिया में आता है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, जैसे माँ शरीर के साथ है ना, माँ, बहन, पिता, भाई, मित्र, हाँ, सब शरीर के साथ है। हाँ। इसलिए पहचानना शरीर सहित ही होता है और निर्वाह भी शरीर के साथ ही होता है। इसलिए वस्तु निर्वाह भी होता है, सेवा का निर्वाह भी होता है। हम्म। सेवा का आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान, मूल्यों का निर्वाह, इस तरीके से संबंध निर्वाह की क्रिया होती है। ठीक है भैया। हाँ। निर्वाह करने के तीन आयाम है ना, तीन हिस्से हैं। एक है मूल्यों का निर्वाह, हम्म। दूसरा है सेवा का निर्वाह, तीसरा है वस्तु का निर्वाह। माता पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देते ही हैं, जन्म से ही देना देते रहते हैं वस्तु के रूप में, है ना। सेवा भी करते ही हैं, अपने बच्चों को नहलाना, खिलाना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब सेवा है ना। और मूल्यों का निर्वाह रहते ही है, उनका अपने बच्चों से स्नेह, प्रेम, विश्वास बना ही रहता है। ठीक है भैया, परफेक्ट है। तो वो दूसरे वाले चार्ट पे चलेंगे कि फिर इसमें और अभी आपको कुछ कहना है? दूसरा वाला है ना, एक इसी को थोड़ा सा और यहाँ पर स्पष्ट हाँ, किया है। हाँ, हाँ, करिए। तो जैसे सहअस्तित्व में अनुभव, तो सहअस्तित्व में अवलोकन क्रिया है, जिसको अपन कह रहे हैं कि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य में अपने होने को पहचान। हाँ जी। ठीक है, अब तो भैया मैंने करिए। ये कहा कि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य में अपने होने को पहचानना, इसको ज्ञान कह रहे हैं। अब यही ज्ञान जो है विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाणित होता है। तो जब हम संबंधों में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य को पहचानते हैं, वो विवेक है मानव संबंधों में। और जब नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य को प्रकृति संबंध में पहचानते हैं, तब वो विज्ञान है। ऐसा। हम्म।
तो नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय, धर्म, सत्य। ठीक है। हाँ। तो नियम, नियंत्रण और संतुलन वो प्रकृति में होता है, और न्याय, धर्म, सत्य वो अपने अंदर होता है। नहीं, न्याय धर्म सत्य मानव की परस्परता में होता है, और नियम नियंत्रण संतुलन जो है वो प्रकृति की परस्परता में। हाँ हाँ, मतलब प्रकृति की परस्परता में नियम नियंत्रण संतुलन होता है, मानव की परस्परता में ये छह होते हैं। मानव की परस्परता में नियम भी है, नियंत्रण भी है, संतुलन भी है, न्याय भी है, धर्म भी है, सत्य भी। मानव में जो नियंत्रण आता है वो न्याय धर्म सत्य के आधार पर आता है। उसी को कहते हैं नियम से नियंत्रित होना। बौद्धिक नियमों से विचारों का नियंत्रण है, सामाजिक नियमों से व्यवहार का नियंत्रण है, प्राकृतिक नियमों से उत्पादन का नियंत्रण। इस प्रकार से नियंत्रण को पहचानते हैं, और संतुलन भी इसी विधि से पहचानते हैं। जैसे जैसे संबंध में संबंध का पहचान और संबंध में न्याय स्थापित होता है, वैसे वैसे परिवार में संतुलन, समाज में संतुलन स्थापित होता है। सबसे पहले स्वयं में संतुलन आता है। स्वयं में संतुलन यानी समाधान का पहचान होता है। यदि समाधान विहीन है तो असंतुलन रहता है, स्वयं में असंतुलन रहता है। प्रतिभा और व्यक्तित्व में असंतुलन रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा विवेक को स्पष्ट किया है। संबंध की प्रयोजन सहित स्वीकृति, मूल्य निर्वाह, कर्तव्य दायित्व वहन, सेवा वस्तु का अर्पण समर्पण, सामाजिकता व सामाजिक नियमों की समझ व स्वीकृति, मानव मानसिकता, अखंड समाज में निष्ठा, इतनी चीजों को मिला के विवेक कह रहे हैं। और विज्ञान कह रहे हैं व्यवसाय, उत्पादन, विनिमय की समझ, श्रमाभ्यास, श्रम में निष्ठा, प्राकृतिक नियम और नैसर्गिकता की समझ, उत्पादन नियम, विधि, प्रक्रिया, प्रणाली, व्यवस्थात्मक कार्यक्रम की समझ, इसको विज्ञान कहते हैं। ये स्पष्ट हुआ ना? हाँ हाँ, हुआ भी। अभी भैया आपने जो बौद्धिक नियम बोला ना, तो बौद्धिक नियम के नियंत्रण से अपना स्वयं में नियंत्रण आता है। बौद्धिक नियम से विचार में नियंत्रण, हाँ, विचार में संतुलन आता है, नियंत्रण आता है। उसमें विद्या शब्द आता है। जो बौद्धिक नियम है ना, उसमें अपना असंग्रह, अभय, स्नेह, सरलता और विद्या शब्द आते हैं। तो विद्या से जरा प्रकाश करने, विद्या मतलब क्या समझना है? विद्या का मतलब है कि जीवन ज्ञान हो जाना। अच्छा, जीवन ज्ञान वही विद्या है। जीवन ज्ञान हो जाना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान हो जाना, ये सब विद्या है। तो जीवन विद्या और भौतिक विद्या है ना, बराबर, भौतिक रासायनिक विद्या। बराबर। और एक मैं अभी पठन कर रहा हूँ तो एक संवेग शब्द आता है, आवेग और संवेग, उस पर प्रकाश पाड़िए ना। संवेग का मतलब है संयोग से प्राप्त वेग। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में अध्ययन करते हैं, और एक संयोग विधि से हम लोग कुठासना में अध्ययन कर रहे हैं, सब लोग मिलके। अच्छा, तो हमारी गति बढ़ जाती, अध्ययन की गति बढ़ जाती। अच्छा, तो मतलब कि संयोग तो से ये जो समूह बना, ये संयोगवश बन गया। बराबर, इसको ही संवेग कहते हैं। हाँ, मतलब इसमें से बहुत सारा ऐसा भी होगा कि आपने इसके लिए सोचा भी नहीं होगा, प्रयास भी नहीं किया होगा। सही बात है। लेकिन जुड़ गए आपस में, एक किसी संयोग बस जुड़ गए। हाँ हाँ, हम लोग कहते भी हैं कि संयोग से आप मिल गए, हम संयोग से। बराबर, संयोग से मिल गए, तो उसी को कह रहे हैं कि संयोग से प्राप्त जो वेग है, अब उससे गति बढ़ गई।
उसको संवेग करें। यस, सरस। जी। और कोई प्रश्न? भैया हाँ। आपने ये जो बात की ना कि मानव में विश्वास शून्यता जैसा कुछ होता नहीं है, तो जी। प्रेम शून्यता जैसा कुछ होता है भैया? ना, प्रेम शून्यता भी नहीं होती। प्रेम नहीं होता। वो तो विश्वास से लेके प्रेम तक सभी आंशिकता में बने ही रहते। हाँ, आंशिकता में भास के रूप आंशिक में। वो तो होता ही है। आंशिक शब्द उपयोग कह रहा हूं मैंने भास के रूप में रहते ही। ओके। इसीलिए अनुभव दर्शन में लिखा है अजागृत को भी ब्रह्म भासता है। ओके, बराबर। ठीक है भैया। भैया दूसरा वाला वो चार्ट करो ना, तो उस पे वो डिस्कशन एक बार कर लेते। लास्ट टाइम वो थोड़ा उस पे बहुत बहस हो गई थी। ये वाला? हाँ, इसमें देखिए जो ऊपर लिखा है वो अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय लिखा है। अनुभव के नीचे लिखा है आत्मा में परम संबंध, यानी व्यापक के साथ जो संबंध है उसको परम संबंध है। विचार के अंदर लिखा है जीवन क्रियाओं में अंतर संबंध। व्यवहार में लिखा है मानव मानव में संबंध। व्यवसाय में लिखा है मानव प्रकृति संबंध। अनुभव का जो क्षेत्र है उसको आध्यात्मिक क्षेत्र कह रहे हैं। विचार का जो क्षेत्र है उसको बौद्धिक क्षेत्र कह रहे हैं। व्यवहार का जो क्षेत्र है उसको सामाजिक क्षेत्र कह रहे हैं। और जो व्यवसाय का क्षेत्र है उसको प्राकृतिक क्षेत्र कह रहे हैं। इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र और बौद्धिक क्षेत्र इन दोनों को मिला के ज्ञान कह रहे हैं। बौद्धिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र इन दोनों को मिला के विवेक कह रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र इनको मिला के विज्ञान कह रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र जब विचार में आता है तो वो बौद्धिक क्षेत्र है। बौद्धिक क्षेत्र जब व्यवहार में आता है तब वो सामाजिक क्षेत्र है। सामाजिकता जब व्यवसाय में आती है तब वो प्राकृतिक क्षेत्र है। व्यवस्था के अर्थ में प्राकृतिक क्षेत्र। फिर लिखा है आध्यात्मिक क्षेत्र के नीचे लिखा है सह अस्तित्व में स्वयं का होना। उसके नीचे लिखा है सह अस्तित्व यानी नियम, न्याय, धर्म, सत्य में समस्त क्रियाओं का होना और रहना। फिर उसके नीचे लिखा है सत्य में अनुभव, ब्रह्मानुभूति। सत्य में अनुभव को ब्रह्मानुभूति का आत्मबोध, स्वबोध, अमरत्व बोध और वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता का प्रकटन, प्रकाशन। यानी जो अनुभव का क्षेत्र है वो बुद्धि तक जाता है। तो आत्मा और बुद्धि के संयुक्त क्षेत्र को मिला के जो सह अस्तित्व की अनुभूति होती है वो ब्रह्मानुभूति के रूप में है। आत्मबोध, स्वबोध, अमृत बोध और वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता का प्रकटन, प्रकाशन के अर्थ में होता है। अनुभव को ही विधि कहा गया है। और फिर इसके नीचे लिखा है पूर्ण मूल्य। पूर्ण मूल्य यानी प्रेम, जिसको प्रेम बोल रहे हैं। स्थिति सत्य, प्रेम ही स्थिति सत्य में निरंतरता। पूर्ण मूल्य स्थिति सत्य में निरंतरता ही अनुभवात्मक आयाम की तृप्ति यानी परमानंद है। और उसके नीचे लिखा है कि ब्रह्मानुभूति, प्रेमानुभूति बराबर प्रभुता। फिर इसको कहा कि जब अनुभव विचार में आता है तो वो बौद्धिक क्षेत्र है। यानी अनुभव बुद्धि में आया, बुद्धि से चित्त में आया, चित्त से वृत्ति में, वृत्ति से मन में आ गया। तो जब मन, वृत्ति और चित्त इन तीनों को मिला के ये विचार आयाम का क्षेत्र है। विचार आयाम जो है इन तीनों को मिला के वहां तक उसका विचार का प्रभाव रहता है। विचार के आधार पे इच्छाएं होती हैं, विचार के आधार पे चयन की क्रिया होती है जो मन में होती है ना, आस्वादन चयन के रूप। इसलिए विचार का आयाम जो है वो मन, वृत्ति और चित्त तक है। फिर इससे क्या होता है, अनुभव मूलक जो विचार होता है
वो सह अस्तित्व के अर्थ में आशा विचार इच्छा का नियोजन और अंतर नियोजन है। सह अस्तित्व यानी व्यवस्था के अर्थ में, और व्यवस्था क्या है? तो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में व्यवस्था है। नियम न्याय धर्म सत्य के अर्थ में आशा विचार इच्छा का नियोजन अंतर नियोजन हो जाना, इसी को कह रहे हैं कि ये समाधान है। इससे क्या होता है? अंतर नियोजन नियोजन से क्या होता है? तो सार्वभौमिकता की पहचान होती है। इच्छा में व्यवस्थाओं का चित्रण होता है, विचार में समाधान होता है, और मन में मैत्री आशाओं का उदय होता है। ये जब सार्वभौमता की पहचान होती है तभी उसको अभ्युदय कहते हैं। अभ्युदय के रूप में ही धर्मपूर्ण विचार होता है। धर्म का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान के रूप में धर्म होता है। सर्वतोमुखी समाधान के रूप में अभ्युदय भी कहा गया है। तो धर्मपूर्ण विचार से ही विचार आयाम का नियंत्रण होता है। धर्मपूर्ण जो विचार है वही बौद्धिक नियम के रूप में रहता है। बौद्धिक नियम असंग्रह, सरलता, स्नेह, विद्या और अभयता की स्पष्टता है। बौद्धिक नियमों की स्पष्टता यानी इन पांचों की स्पष्टता है। इनकी स्पष्टता से विचार का नियंत्रण होता है और व्यवस्थात्मक विचार की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन होता है, जिसका नाम संस्कृति। संस्कृति पूर्वक यदि परिवार समाज होता है तो उसमें निपुणता, कुशलता, पांडित्य, समाधान से वैचारिक आयाम की तृप्ति होती है, जो सुख है, और इसकी जो अभिव्यक्ति और प्रकाशन होता है, संप्रेषणा और प्रकाशन होता है, उसी का नाम प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता का मतलब है ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता, और उसकी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन, इसको प्रबुद्धता। यहाँ तक स्पष्ट हुआ? थोड़ा थोड़ा, लेकिन और आप कंटिन्यू करें, उसके बाद प्रश्न करते हैं। फिर ये कहा कि जब ये आध्यात्मिक क्षेत्र और बौद्धिक क्षेत्र यानी जीवन की क्रियाएं जब मानव के रूप में आती है, मानव संबंध के अर्थ में, तो वो सामाजिक क्षेत्र है। सामाजिकता का क्या मतलब है? तो सामाजिकता का मतलब है अखंड समाज के अर्थ में संबंध का पहचान, संबंध निर्वाह, मूल्यों की पहचान और मूल्यों का नियोजन, इसको कह रहे हैं सामाजिक क्षेत्र, है ना, सामाजिकता। सामाजिकता यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में संबंध निर्वाह, व्यवस्थात्मक कार्यक्रम, विधि विधान, संविधान की निरंतरता, ये सामाजिकता का फैलाव है मानव परंपरा, है ना। फिर कह रहे हैं कि यदि अखंड समाज के अर्थ में मूल्यों का निर्वाह होता है, उसी का नाम न्याय है। फिर कहा कि जो सामाजिक नियम है यानी स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसकी स्पष्टता यदि संबंधों में रहती है तो इससे व्यवहार में नियंत्रण आता है। व्यवहार में नियंत्रण ही न्यायपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, इसी को सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का मतलब है शिष्टता सहित आचरण से व्यवहारिक आयाम, नहीं, सभ्यता पूर्वक जीने से शिष्टता सहित आचरण से व्यवहारिक आयाम में परितृप्ति होती। परितृप्ति का मतलब परस्परता में तृप्ति। तृप्ति का मतलब स्वयं में तृप्ति। विचार आयाम में लिखा है स्वयं में तृप्ति, है ना, यानी तृप्ति लिखा है, यहाँ परितृप्ति शब्द लिखा है। परितृप्ति यानी परस्परता में तृप्ति, उभय तृप्ति भी बोल सकते है ना। फिर इसके बाद इसके नीचे लिखा है कि यही अखंड समाज है, यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र का एक सूत्रित हो जाना न्याय के अर्थ में, उसी का नाम अखंड समाज है। अखंड समाज पूर्वक जीता हुआ जो भी समूह है, या तो अखंड समाज में जी रहा है या अखंड समाज मानसिकता में जी रहा है, वही उसकी संप्रभुता है। यानी जो न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है, उसी का नाम संप्रभुता है। फिर जब ये परिवार और परिवार समूह, ग्राम, ग्राम समूह, ये सब मिलके उत्पादन में लगते हैं या उत्पादन में अपनी
अपने को नियोजित करते हैं, है ना। उसका मतलब क्या है? तो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम व सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मानव श्रम, निपुणता, कुशलता, पांडित्य का प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजन करना। तो परिवार मिलके जो है प्राकृतिक ऐश्वर्य पे नियोजन करते हैं, परिवार समूह मिलकर, तो ग्राम जो है प्राकृतिक ऐश्वर्य पे नियोजन करते हैं मानव श्रम का। फिर लिखा है कि इसमें दो आयाम है, इसमें दो क्षेत्र हैं। एक है मानव परस्परता में सामाजिकता निर्वाह के लिए उत्पादन विनिमय कार्य होता है, और दूसरा ये जो व्यवसाय का कार्य है प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में। तो प्रकृति में जो नियम नियंत्रण संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में जो कार्य होता है उसका नाम है प्राकृतिक संरक्षण और संवर्धन, नैसर्गिकता का संरक्षण और नैसर्गिकता का संवर्धन। और जो उत्पादन विनिमय होता है वो सामाजिकता के लिए होता है, यानी जो व्यवसाय के माध्यम से जो अर्थोपार्जन करते हैं वो अर्थोपार्जन का मूल प्रयोजन है सामाजिकता का निर्वाह करना। फिर लिखा है कि नियम की स्पष्टता होने से और नियम पूर्वक उत्पादन करने से उत्पादन का नियंत्रण। तो प्राकृतिक नियम के रूप में नियम है ताप दाप संतुलन, खनिज संतुलन आदि आदि, है ना। और इससे नियंत्रण है नियम पूर्ण व्यवसाय, व्यवस्था की अभिव्यक्ति संप्रेषणा, इसी का नाम है व्यवस्था। व्यवस्था जिसको कहते हैं नियम पूर्ण व्यवसाय और नियम पूर्ण उत्पादन विनिमय, इसकी अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन ही व्यवस्था है। व्यवस्था से क्या होगा? तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन यानी समृद्धि में उत्पादन विनिमय आयाम की परितृप्ति होगी, और यही व्यवस्था परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में प्रभुता है, प्रभु सत्ता है। तो प्रभुता जब विचार में आती है तो प्रबुद्धता है, प्रभुता और प्रबुद्धता जब व्यवहार में आती है तो संप्रभुता है, जब प्रभुता, प्रबुद्धता और संप्रभुता व्यवसाय आयाम में आती है तो वो प्रभु सत्ता है। इसी प्रकार से विधि जब विचार में आती है तो संस्कृति है, जब व्यवहार में आती है तो सभ्यता है, और जब व्यवसाय में आती है तो व्यवस्था है। इसी प्रकार से विधि भैया कैसे संस्कृति है? मतलब आप पहले पूरा कर लो, फिर प्रश्न करता हूँ। ये पूरा कर लो, ये सत्य में फिर आप कह रहे थे कुछ। तो सत्य में अनुभव होता है, विचार धर्मपूर्ण होता है, व्यवहार न्यायपूर्ण होता है, और उत्पादन नियमपूर्ण। तो नियम, न्याय, धर्म और सत्य, इस प्रकार से हम लोग इन चारों आयाम को देख सकते हैं मानव। इसमें से सत्य जो है वो स्वयं में होता है, धर्म जो है वो विचार के माध्यम से ही होता है, सर्वतोमुखी समाधान के रूप में धर्म को बोला गया है। तो धर्म विचार आयाम में होता है, न्याय जो है वो मानव संबंध की परस्परता में होता है, और नियम जो है वो प्रकृति की परस्परता में नियम का पहचान होता है। तो यही है चारों आयाम, जिसको बाबा ने कहा कि चारों आयाम पांचवें स्थिति में। ये चारों आयाम पांचवें स्थिति में होते हैं, व्यक्ति में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। व्यक्ति का अनुभव, परिवार का अनुभव, समाज का अनुभव, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र। व्यक्ति में विचार, परिवार में विचार, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में। व्यक्ति में व्यवहार, परिवार में व्यवहार, समाज में व्यवहार, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में व्यवहार। ऐसे ही व्यवसाय, व्यक्ति में व्यवसाय व्यक्ति में व्यवसाय जो है वो स्किलफुलनेस है, जिसको निपुणता कहते हैं। परिवार में व्यवसाय, समाज में व्यवसाय, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्र में व्यवसाय। इस तरीके से ये चारों आयाम पांचों स्थिति की एक सूत्रता और समन्वय ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी संभावना एवं अवसर है, ऐसा लिखा। अब बताइए इसमें क्या प्रश्न? अच्छा, ये विधि
विधि जब विचार में आती है तो वो संस्कृति है, वो समझ में नहीं आया। और विधि अनुभव के साथ कैसे रिलेट किया? अनुभव ही विधि, ऐसा लिखा है बाबा जी ने। तो अनुभव ही विधि है, यानी सह अस्तित्व ही विधि है। तो सह अस्तित्व ही विचार में सह अस्तित्व, व्यवहार में सह अस्तित्व और व्यवसाय में सह अस्तित्व। विचार में जो सह अस्तित्व की अभिव्यक्ति है वो संस्कृति है। जैसे हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो वसुधैव कुटुंबकम क्या है? व्यवहार में अभिव्यक्ति है ना। सर्वे भवन्तु सुखना बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना, ये विचार है ना। तो इसको संस्कृति कहते हैं। हमारी संस्कृति क्या है? तो लोग कहते हैं वैदिक संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, है ना। तो जो विचार के रूप में जब सह अस्तित्व अभिव्यक्त होता है तो उसको संस्कृति कहते हैं। भैया ये संस्कार और संस्कृति में क्या फर्क है? विधि के रूप में संस्कार है, संस्कार ही संस्कृति के रूप में अभिव्यक्ति है। संस्कार जब विचार के रूप में अभिव्यक्त होता है तो वो संस्कृति, जब वो स्वयं में रहता है तो संस्कार है। समझ ही संस्कार है। समझ स्वयं में रहती है, जब वो समझ अभिव्यक्त होती है तो संस्कृति। बिल्कुल सिंपल है ना। और जब वो आचरण में आती है तो सभ्यता है। ये चार्ट फिर से एक बार मतलब पूरा डिटेल में फिर से देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अध्याय 18 में दिया। ये अध्याय 18 फिर मतलब कौन सा? ये अभ्यास दर्शन के अध्याय 18 में, ठीक है। सबसे लास्ट में और सभी पूरा अभ्यास दर्शन इस चार्ट के इर्द गिर्द ही है पूरा। मैं कुछ और भी चार्ट इसके साथ दिखा सकता हूँ। हैवी हो जाएगा फिर भैया। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ। हाँ ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ। जैसे एक ही चार्ट भैया अभी आपने बोला कि व्यक्ति में व्यवहार, तो व्यवहार के लिए तो दो व्यक्ति नहीं चाहिए। हाँ, व्यक्ति में व्यवहार का स्वीकृति होती है, इस अर्थ में व्यक्ति में व्यवहार का शुरुआत। अच्छा, स्वीकृति के अर्थ में व्यक्ति में व्यवहार, जैसे वो संबंध को स्वीकारता है ना। हाँ, तो शुरुआत तो व्यक्ति से ही होगी, तो संबंध को स्वीकारता है। जैसे ही वो निर्वाह करने जाता है तो परिवार में ही होगा, संबंध में ही होगा। हाँ, निर्वाह करने के लिए परिवार है। बाकी ये जो आयाम आप बोले कि चारे आयाम पांचों स्थिति में है, तो वो स्वीकारने की बात है। व्यक्ति में व्यवहार मतलब कि वो अपने खुद को स्वीकार होना, ऐसा व्यवहार की स्वीकृति, व्यवहार की स्वीकृति। और व्यवसाय में भी वही है, व्यवसाय की स्वीकृति, व्यवसाय की स्वीकृति व्यक्ति में। हाँ, यही तो व्यवसाय करने, जब व्यवसाय करने जाएंगे तो अकेले होता नहीं, किसी के साथ ही। बराबर, इसलिए पूछा। बराबर। मैंने कहा एक ये भी चार्ट है, वही है, सेम चार्ट है। इसको दूसरे तरीके से बनाया है, बस इतना ही है। इसमें देखिए लिखा है समझना और जीना, है ना। शेयर हुआ क्या भैया? शेयर नहीं हुआ क्या? नहीं, वही रहे अभी तो पुराना। अच्छा, नया चार्ट चालू होने पहले भैया एक दो शब्द समझने थे, पूर्वानुक्रम और परानुक्रम। अच्छा, परानुक्रम का मतलब होता है कि जब हम शरीर और इंद्रियों के संकेत को ग्रहण करते हैं, वो परानुक्रम है। क्या फिर से बोलिए जरा। जब जीवन में
जो संकेत इंद्रियों के वो शरीर से आते हैं वो परानुक्रम है। अच्छा। और जब मन में या जीवन में संकेत आत्मा से आते हैं तब वो पूर्वानुक्रम है। मतलब वो अनुगामी अनुभव मूलक वो अलग है और ये दोनों अलग है ना? है, ये दोनों अलग है। बराबर। परानुक्रम का मतलब होता है जब जीवन जो है वो शरीर मूलक विधि से जीता है, उसको परानुक्रम कहते हैं। अच्छा। और जब वो अनुभव की रोशनी में जीता है, अनुभव के प्रकाश में जीता है, बराबर। तब वो इसके पूर्वानुक्रम। उसको समझते हैं कि मन आपके शरीर के मानता है तो वो परानुक्रम ऐसा, और मन आत्मा का मानता है वही, उसके हिसाब से समझने का ना। बिल्कुल सही। मन का मुख जब आत्मा की ओर हो जाता है हाँ तो वो बिल्कुल सही, पूर्वानुक्रम। वो पूर्वानुक्रम। और मन जब शरीर की तरफ रहता है तो परानुक्रम। बहुत बढ़िया। वो कब का शरीर सोच रहा था, पढ़ा तब से समझ में नहीं आता कि शरीर अनुभवगामी अनुभव मूलक वो मिक्स हो जाता था उसमें। हाँ हाँ हाँ, शरीर जो अच्छा। है वो पर है। बराबर। ओके भैया। मैंने कहा इसी चार्ट को जो है सेम, ये जो बीच के जितने भी बॉक्सेस हैं ये तो वही के वही हैं, एज इट इज हैं, है ना। और नीचे इसमें थोड़ा सा विस्तार किया है, 5 स्थितियां बताई हैं, यानी ये चारों आयाम 5 स्थिति में हैं। और फिर इन 5 स्थितियों में मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान और सार्वभौम व्यवस्था। तो सार्वभौम व्यवस्था में फिर लिखा है अर्थनीति, राजनीति, धर्म नीति, आर्थिक कार्यक्रम, सुरक्षात्मक कार्यक्रम, सदुपयोगात्मक कार्यक्रम। तो ये जो संविधान, जिसको अपन संविधान कह रहे हैं, उसमें ये 10 सोपानी व्यवस्था है, जिससे परिवार से लेके विश्व परिवार तक है ना। तो 10 सोपानी व्यवस्था का एक हिस्सा संविधान है जो सभा विधि के रूप में है, और दूसरा हिस्सा जिसमें इन कार्यक्रमों में भागीदारी है, शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, कार्य विनिमय को स्वास्थ्य, संयम, इसको सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं। तो सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, और वो मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान के रूप में है। तो यही इन 4 आयाम और 5 स्थितियों की एक सूत्रता के फलन में मानवीय संविधान के रूप में अखंड समाज तक पहुंचना, और अखंड समाज परिवार से विश्व परिवार के रूप में एक सूत्रता में पहचानने में आता है। और सार्वभौम व्यवस्था का मतलब है शिक्षा, संस्कार से स्वास्थ्य, संयम तक एक सूत्रित हो जाना, यानी शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, कार्य विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम, इन 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम या व्यवस्थात्मक आयामों में एक सूत्रता, सामरस्यता का हो जाना सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी। ये स्पष्ट हो रहा है ना? वही चार्ट है सेम, कोई नई चीज नहीं है इसमें। थोड़ा सा एक अलग चित्रांकन, थोड़ा सा अलग तरीके से किया। और भी ऐसा ही एक चार्ट और भी है। एक ये वाला चार्ट है, अब ये वाला जो चार्ट है इसमें पूरा दर्शन इसमें स्पष्ट किया है ना। तो ये जो अनुभव वाली जो जगह है वहां लिखा है दर्शन। अनुभव के नीचे मानव अनुभव दर्शन लिखा है ना। और विचार के नीचे लिखा है। तो ये दर्शन को 1, 2, 3 प्रकार के दर्शन लिखे, मानव अनुभव दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन और मानव कर्म दर्शन। और इन तीनों के लिए मिला के जिसको अभ्यास दर्शन कहते हैं।
तो जो दर्शन है वो इन चारों आयाम में इस प्रकार से, अनुभव आयाम में अनुभव दर्शन है, विचार आयाम में भी अनुभव दर्शन है, व्यवहार आयाम में मानव व्यवहार दर्शन है, और व्यवसाय आयाम में मानव कर्म दर्शन है। इस शास्त्रों को यदि देखें तो अनुभव और विचार का जो क्षेत्र है उसमें मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान है, व्यवहार का जो क्षेत्र है उसमें व्यवहारवादी समाजशास्त्र है, और जो व्यवसाय का क्षेत्र है उसमें आवर्तनशील अर्थशास्त्र है। फिर यदि वाद को देखें तो विचार आयाम में अनुभवात्मक आध्यात्मवाद है, व्यवहार आयाम में व्यवहारात्मक जनवाद है, और व्यवसाय आयाम में समाधानात्मक भौतिकवाद है। फिर भाषा विधि से देखें तो अनुभव आयाम की भाषा कारणात्मक भाषा है, विचार आयाम की जो भाषा है वो कारणात्मक वो गुणात्मक है, व्यवहार आयाम में भी कारणात्मक गुणात्मक भाषा होती है, और व्यवसाय आयाम में कारणात्मक गुणात्मक और गणितात्मक भाषा है। यदि संचार विधि से देखें तो विचार अभिव्यक्ति है, व्यवहार जो है अभिव्यक्ति के साथ संप्रेषणा है, और व्यवसाय अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये ज्ञान का इतिहास है, अनुभव और विचार का जो क्षेत्र है वो ज्ञान का इतिहास है, व्यवहार का जो क्षेत्र है वो व्यवहार का इतिहास है, और व्यवसाय का जो क्षेत्र है वो कार्य व्यवस्था कार्य व्यवसाय परंपरा का इतिहास है। अनुभव को ही लिखा है कि विधि है, विचार में विधि और संस्कृति है, व्यवहार में विधि संस्कृति और सभ्यता है, और व्यवसाय में जब आती है तो इसमें विधि संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था। इसको यदि हम नियम न्याय धर्म सत्य के अर्थ में देखें तो अनुभव ही सत्य है या परम ज्ञान है, और जब वो विचार में आता है तो सत्य सहित धर्म के साथ रहता है, धर्म और सत्य के रूप में विचार आयाम है, इसको ज्ञान कह रहे हैं। अनुभव को परम ज्ञान, विचार के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होना ज्ञान, और जब ये व्यवहार में आ जाएगा तो ज्ञान के साथ विवेक, और जब ये व्यवसाय में आ जाएगा तो ज्ञान विवेक और विज्ञान। उसी प्रकार से अनुभव आयाम में केवल सत्य है, विचार आयाम में सत्य और धर्म है, व्यवहार आयाम में सत्य धर्म और न्याय है, व्यवसाय आयाम में सत्य धर्म न्याय और नियम है। ऐसा फिर और आगे लिखा है कि जितनी भी मीमांसाएं हैं, जैसे बाबा जी ने ज्ञान का मीमांसा किया है, तत्व मीमांसा किया है, अर्थ मीमांसा, कर्म मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये मीमांसाएं की है। ज्ञान मीमांसा तीनों प्रकार के ज्ञान के रूप में है, तत्व मीमांसा है। तो ये अनुभव और विचार आयाम जो है वो मीमांसा का क्षेत्र है। व्यवहार का आयाम जो है मूल्य चरित नैतिकता आचार संहिता विधि विधान के रूप में संविधान का क्षेत्र है, और इसके बाद व्यवसाय आयाम में सभी प्रकार के विज्ञान है और सभी प्रकार की तकनीकी है। इस तरीके से क्यों है, क्योंकि भौतिक विज्ञान ही रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान ही जीव विज्ञान, जीव विज्ञान से वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान प्राणी विज्ञान या मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं, और प्राकृतिक तकनीकी, इसको कह रहे हैं कि ये जो है संविधान का क्षेत्र है, और व्यवसाय आयाम जो है स्वतंत्रता स्वराज्य का क्षेत्र। फिर जैसा ये बताया था कि अनुभव में प्रभुता है और इसलिए इसमें परमानंद है, प्रभुता सहित प्रबुद्धता है तो समाधान और सुख है, प्रभुता प्रबुद्धता सहित संप्रभुता है तो समाधान समृद्धि सुख शांति है, और यदि सर्वतोमुखी समाधान है तो सुख शांति संतोष आनंद। तो सभी प्रकार के एकेडमिक या शैक्षिक मुद्दे जो हैं वो इन्हीं चार आयाम के आधार पर है। तो दर्शन में जो भी शब्द का प्रयोग हुआ है वो इन्हीं आयामों को ध्यान में रख के बनाए गए सारे शब्द और भाषा। अब इस पे कोई प्रश्न हो तो बता। ये चार्ट भैया एक बार फिर से बाद में करना पड़ेगा,
हाँ अपन करेंगे। हाँ तो अभी मतलब कुछ 5% ही गया है अंदर। ठीक है, मतलब ये एक बार क्लैरिटी आ गया कि पूरा जो दर्शन शास्त्र और वाद जो बाबा जी ने लिखा हुआ है, और वो जो सारी उनकी 14 किताब है, तो उसमें से वो पूरा लिंकेज कैसे है अपने 4 आयाम के रेफरेंस में, उसकी क्लैरिटी आ गई है। जी जी। और वो थोड़ा एकदम सही है, लेकिन फिर से ये वाले चार्ट थोड़ा एक बार फिर से एक बार करने पड़ेंगे। हाँ करना ही है अपन। हाँ हाँ। क्योंकि यदि दर्शन को ठीक से पकड़ना है तो ये लिंकेज पकड़ में आने चाहिए। हाँ और अध्ययन तभी सफल होता है जब ये सारी अनुक्रम स्पष्ट हो जाती है, कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई चीजें हमको स्पष्ट होती, तभी अनुभव की ओर गति बनती है। हम्म। तो फिर और कोई अगर प्रश्न अपना क्या बोलते उसके रेफरेंस में, ये लास्ट टाइम जो सेशन हुआ उसके रेफरेंस में किसी को है तो फिर एक बार ओपन छोड़ देते हैं प्रश्न उत्तर के रेफरेंस में। हम्म। नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते। अभी ये जो मतलब पठन मनन अध्ययन जो भी कुछ चीज करते हैं, और एक वो नॉर्मली एक आता है कि भाई ये अच्छी चीज है, अच्छी बात है, और कई मतलब व्यवहार में लगता है कि अभी ये कर देना है, ऐसे कर देना है, वो तीव्रता वाला पार्ट ऐसे स्पॉट में आ जाता है। और फिर पीछे काफी विचार ऐसे चलते रहते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी समझ में ही नहीं आया, या फिर अभी वो यात्रा में चल रहे हैं, ऐसा ही हो सकता है, या फिर कुछ और। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा आता है कि अभी नहीं करना है, हम्म तो मेरा सजेशन यही है कि अभी नहीं करना है। हम्म जब तक समझ नहीं जाए तब तक करना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना हम्म है ना। जब तक आश्वस्त नहीं हो जाए हम्म। तब तक करना नहीं है। बराबर। उसमें उसमें रिस्क है, हम्म। ज्यादा रिस्क यही है कि गलती होगी, है ना। हाँ। इसलिए समझ के करना है, लेकिन समझ के करना से पूर्व एक स्थिति है हम्म कि हम प्रयोग करके देख सकते हम्म हैं। प्रयोग किए जाए, जैसे मान लीजिए एक होता है खेती करना और एक होता है खेती करने से पूर्व हम्म प्रयोग करना। हम्म तो हम जमीन में प्रयोग करते हैं, बीज के साथ प्रयोग करते हैं, हम्म पानी के साथ प्रयोग करते हैं, कितना पानी, धूप, हवा, ये सब, मिट्टी, इन सबको मिला के उनके कॉम्बिनेशन में जब हम आश्वस्त हो जाते हैं, यानी प्रयोग सफल हो गया, तब फिर हम उत्पादन करते हैं ना, मास स्केल में। तो सफल होते हैं, फिर गलती की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि हम उसका प्रयोग करके देख चुके हैं। तो वैसे ही यदि मान लीजिए हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, तो हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहले हम एक परिवार में ही करके देख लें, फिर 2 3 4 परिवार मिलके देखें कि भाई ये सफल होता है कि नहीं होता। पहले 2 परिवार होके देखें, क्या हम 2 परिवार एक हो सकते हैं क्या। यदि हो सकते हैं तो 2 से फिर 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन यदि हम एक ही परिवार एक नहीं हुए हैं और 10 परिवारों को एक करने चले गए हैं, तो उसमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं, है ना। सही। तो इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, जितना समझा है उतना ही करना है ना। और बाकी समझने में जल्दीबाजी हो सकती है, करने में थोड़ा सा आराम से करना है ना। समझने में जितनी भी जल्दी करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सीखने में भी जल्दीबाजी कर सकते हैं, करने वाले जो हिस्सा है उसमें थोड़ा सा स्लो चलना है। जब तक आश्वस्त नहीं हो जाए तब तक करने में दौड़ना नहीं है।
समझने के लिए दौड़ना है और सीखने के लिए भी दौड़ना है। सीखने के लिए दौड़ने का मतलब है कि यदि हमसे कोई अच्छा जी रहा है तो हमको उससे पूछना चाहिए कि आप कैसे जी पा रहे हो, हमको इसमें दिक्कत आ रही है, इसको हमको समझाइए, है ना। बराबर। तो इतना थोड़ा सा अहंकार से मुक्त होना है ना। अहंकार से मुक्त होंगे तो सरलता रहेगी, सरलता रहेगी तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं। तो पूछने में संकोच नहीं आना चाहिए। हमसे कोई अच्छा जी रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, हो सकता है वो हमसे अच्छा जी ना रहा हो, फिर भी यदि हमको अच्छा लग रहा है तो हमको पूछ लेना चाहिए, है ना। उसको अच्छा व्यवहार आता है, अच्छी भाषा आती है, अच्छा आचरण आता है, हमको दिक्कत हो रही है तो हमको पूछ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्योंकि ये तो सुख का रास्ता है, आप जितना आगे जाएंगे उतना अच्छा लगेगा। क्योंकि एक आदमी का सुख और एक परिवार का सुख, तो परिवार का सुख बड़ा सुख होता है, एक व्यक्ति का सुख छोटा सुख होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने जीवन में एक स्तर पे सफल हो गया, मेरा परिवार सफल हो गया, मेरे बच्चे भी सफल हो गए, तो सुख बढ़ गया ना। और मेरे परिवार के कारण 10 परिवार सफल हो गए तो सुख और बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है ना। 4 परिवार हो गए तो और ज्यादा सुख होता है। एक समय के बाद जो है आदमी अपनी जागृति को ही प्रमाणित करना चाहता है, और जागृति को प्रमाणित करने में जितना सफल होता है उतना ही सुख होता है, उसका उतना सुख बढ़ जाता है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर सही है, सही है। इसमें क्या है, एक छोटी छोटी चीजें जैसे वो आती है कि भाई पर्यावरण को हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा एक स्वीकृति बनता है कि भाई हमको स्वयं में ऐसे जीना चाहिए। मगर जो परिस्थिति और वो सब देख के फिर हम जो डिसीजन या कोई एक्शन है ना, ऐसा लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो इसी को कैसे मतलब वो मूल्यांकन किया जाए कि भाई क्या कैसे अभी क्या, या माहौल ऐसा है या फिर हम अभी इतने आश्वस्त नहीं हुए हैं, ऐसा हो सकता है। नहीं, हमने प्रयोग नहीं किए हैं, हमने उस पर शोध नहीं किया है। जैसे आप लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की ना, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया, दूसरों के अनुभवों को लेके आए, कुछ अपना भी बौद्धिकता का नियोजन किया, तो ये समझ में आया कि बिना रसायन के भी पैदा होता है। जैसा वो मैं देखने गया था ना, पपीते की खेती थी, तो देखा बिना रसायन के भी इतना अच्छा होता है। तो कई बार हमको लगता है कि ये जो रसायन का प्रयोग हुआ है इससे वातावरण खराब हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही और हेल्थ भी खराब हो रही है। तो पता लगता है कि ये जो प्रचार ज्यादा है, लाभ कम, उसमें फायदा कम ही है, प्रचार ज्यादा है। और फिर अंधी दौड़ है, मतलब किसी ने एक ने कर लिया तो सब करते हैं उसको, ऐसा हो जाता, अंधानुकरण जिसको कहते हैं, ऐसा हो। तो हमारे यहाँ जैसे मान लो कोई लंबरदार है, वो डालता है यूरिया, तो पूरा गांव डालता है बेचारा, चाहे वो गरीब किसान हो, तब भी वो कहीं से पैसा जुगाड़ करके फिर वो यूरिया का प्रयोग करता है। तो यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, तो नाइट्रोजन मिलने की नैसर्गिक विधियों को पहचानना है, ताकि नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाए। इतना ही सा काम है। तो यूरिया पे निर्भरता खत्म हो सकती, तो उससे जमीन की जो गुणवत्ता है वो बनी रह सकती। तो ये सब प्रयोग करके देखने से आश्वस्त होते जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में तो विकास क्रम विकासी है ना। प्रकृति में जो भी अपनी परंपरा को बनाए रखने की, अपने को समृद्ध बनाए रखने की क्षमता ही रहती है।
उसको हम पहचानते नहीं है, बस इतनी सी बात है। पहचानने के बाद असफलता नहीं है, गुणवत्ता भी बनी रहती है और उत्पादन भी ज्यादा ही होता है, मात्रा भी ज्यादा ही होती है, यानी समृद्धि ही होती है। ऐसा लगभग सभी व्यवसाय में ऐसे ही है। हमने बौद्धिकता को लगाया नहीं है, हमने जो है अनुसरण कर लिया है, ऐसा हो। सही है। ओके। और कुछ बताइए। भैया एक ये समझना था, समातिरेक विषमता के लिए कारण, विषमातिरेक सम क्रिया संपन्न होने का कारण, यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है। वो समझ में नहीं आ रहा है, फिर से पढ़ूं? एक बार फिर से पढ़ी। समातिरेक विषमता के लिए कारण, विषमातिरेक सम क्रिया, हाँ, विषमातिरेक सम क्रिया संपन्न होने का कारण है, यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है। ये कौन से प्रकरण में? क्लेश मुक्ति के प्रकरण में है, 10वें प्रकरण में, क्लेश मुक्ति में, अभ्यास, इसमें अनुभव दर्शन, व्यवहार दर्शन। हाँ, व्यवहार दर्शन में। तो इसमें ऐसा है कि जब कोई भी मानव शरीर जो है वो विषमातिरेक के प्रभाव में आके डिकम्पोज होता है, या पेड़ पौधे डिकम्पोज होते हैं, या जीव जंतु के शरीर डिकम्पोज होते हैं, तो जो उससे मट्टी बनती है उसमें समभाव बढ़ जाता है, यानी सृजनात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाती है ना। तो इसलिए लिखा है वहां। सम जो है वो सृजन में सहायक है। अच्छा, सम है सृजन में सहायक, बराबर। सम जो क्रिया है, और विषम जो है वो विसर्जन में सहायक, बराबर। और मध्यस्थ विभव में। हाँ, वो तो है, विभव में। तो एक मतलब जो एक समय के बाद तो इसमें जो विषम क्रिया होती ही है, यानी जिसका उद्भव है उसका विभव भी है, फिर विभव के बाद प्रलय भी है। तो प्रलय ही विषमातिरेक है, मतलब जिसमें विषम क्रिया बढ़ जाती है और उसमें बॉडीज जो है डिकम्पोज हो जाती, मृत्यु हो जाती है। मानव और जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने विरचित हो जाते हैं, रचना से विरचना हो जाती है। तो जो विरचित वस्तु बचती है वो सृजन में सहायक होती है, क्योंकि उससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है मिट्टी की। अच्छा। जैसे पेड़ पौधे सड़ते हैं, जीव जानवर मरने के बाद उनके बॉडी वहां पड़े रहते हैं, उससे उनकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। अच्छा, उसी तरह समझना है। उसी तरीके मेरा समझ में सम का अतिरेक, सम तो अच्छी बात है ना, तो और इसका यदि अतिरेक विषम की ओर कैसे जाएगा, वो समझ में नहीं आता था। मानव परंपरा में देखें तो मानव परंपरा में भी ऐसे ही है कि यदि दुख बढ़ता है तो सम के लिए अनुसंधान बढ़ जाता है, कैसे चीजें ठीक हो उसके लिए लोग विचार करने लगते। जैसे भी कोरोना बढ़ा ना, हाँ, तो लोगों में सामाजिकता कैसे आए, लोग अच्छे से कैसे रहे, ये सब चीजें बढ़ गई। अच्छा अच्छा। तो विषम का अतिरेक हुआ है ना, तो सम के लिए लोगों ने विचार किया। अब सम हो गया, सम का मतलब है कि हमारे सुख सुविधाएं बढ़ गई, अच्छा हो गया। तो यदि ये बढ़ जाती हैं तो जो विभव है वो छूट जाता है, मध्यस्थ छूट जाता है। तो मध्यस्थ छूट जाता है
वो कैसे छूट जाता है? सम तो अच्छा सर्जन के लिए, तो मध्यस्थ कैसे? जैसे मान लो आपके पास समृद्धि हो गई, हम्म, समृद्धि हो गई तो फिर लगता है अभी क्यों पढ़ना है, क्यों समझना है, ऐसा आ जाता है। सब तो ठीक, कुछ सब तो ठीक ठाक चल ही रहा है, बराबर। ऐसा तो उससे जो है आलस आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, जो जागृति की ओर गति है वो रुक जाती है। अच्छा, इसलिए लिखा, बराबर। इसलिए मध्यस्थ पे ध्यान देना है, नहीं अभी समझ में आया वो, क्योंकि मुझे जो ये प्रमाण, हाँ, मानव के जीने का प्रमाण विभव में ही है, मध्यस्थ क्रिया में ही है। मध्यस्थ सम और विषम शरीर में पहचान प्रमाणित होता है, और मध्यस्थ मानव में होता है। मध्यस्थ के आधार पर जीना मानव में प्रमाणित होता है, इसीलिए मानव ही जागृति को प्रमाणित करने योग्य इकाई है। शरीर अकेला प्रमाणित नहीं कर सकता है, ना जीवन कर सकता, मानव ही कर सकता है। इस पे अपन और बात करेंगे जब अभी अपना अध्ययन शुरू होगा, अभ्यास दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन का, तब इस पे और चर्चा करेंगे। ना बराबर, ये तो काफी मगर क्लियर हो गया है सूत्र। जी जी, धन्यवाद। बहुत आज वो अच्छा है। ज्ञान विवेक और विज्ञान का आपने जो चार्ट दिया ना, तभी क्लैरिटी आया। ये बार बार पढ़ने में सूत्र तो आता था, ज्ञान विवेक विज्ञान, तो बहुत अच्छा क्लैरिटी आज तो बना है उसमें, उस अपना पे उसके डायल के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, बहुत बढ़िया रहा। और बताइए। मेहुल भाई, मतलब आप जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाते हैं ना जी, तो बहुत इजी रहता है कंपेयर टू जो बोर्ड पे समझाते हैं ना जी। तो हिमांशु भाई एक सजेशन था कि अगर वहां पर कुछ ऐसा हो सकता है टीवी में या कहीं पे भी आ वखते प्लानिंग કર્યું છે। हाँ એટલે એમના જે प्रोजेक्टर ચાર્ટ लगा છે, सकते, એમના क्योंकि જે ચાર્ટ છે मल्टीपल ને એ चार्ट આપણે है टीवी ना। पर हाँ रिफ्लेक्ट કરીશું। एकदम एकदम वो बहुत सही रहेगा और गति भी फास्ट हो सकती है हमारी, क्योंकि एकदम क्लियर हो जाता है चार्ट देखते तो, लिंक बैठ जाता है। जी। बहुत बढ़िया भैया। ठीक है फिर आज हिमांशु भाई। ठीक है भैया, फिर क्लोज करते हैं। एकदम बिल्कुल, धन्यवाद भैया। वहां मिलेंगे 2-3 तारीख को, है ना? हाँ। और भैया मैं इस बार भी फिर से वो एक ये फॉर्म भेज देता हूँ, तो मतलब कौन कौन कितने कितने लोग आने वाले हैं, तो संख्या के रेफरेंस से एक बार वो गिनती हो जाए तो बेटर रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं फॉर्म भेज देता हूँ अपने ग्रुप में ही। ठीक है। ठीक है, मतलब फैमिली में से कोई एक बंदा भी भरेगा तो भी कोई इशू नहीं है, सबको भरने की जरूरत नहीं है वैसे। कोई एक भी भरेगा और मतलब लिख देगा कि भाई हम लोग 3 लोग आने वाले हैं तो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, तो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, हरि हर। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया।